सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है वॉरेन बफेट की जो हमारी लेटर की सीरीज चल रही थी, जिसमें वॉरेन बफेट के लेटर की समरी बता रहे थे, उसी का पार्ट होने वाला है। और ये होने वाला है 1982 के लेटर का पार्ट 7 होने वाला है। और बेसिकली इसके बाद पार्ट 8 होगा, वो इस लेटर की सीरीज का बेसिकली आखिरी पार्ट होगा। उसके बाद हम 1983 का लेटर चालू करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 7 चालू करते बिना किसी टाइम पास से। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो अभी चालू करने के सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा पीपीटी की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले पीपीटी की तरफ। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे पीपीटी की तरफ। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1982 पार्ट 7 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले चालू करेंगे हम लेसन नंबर 18 से। तो ये जो लेसन नंबर 18 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं द रियलिटी इज दैट ऑल एग्जिस्टिंग बिजनेसेस श्रिंक व्हेन शेयर्स आर इशूड. If one, your family owns a 120-acre farm, and 2, you invite a neighbor with 60 acres of comparable land to merge his farm into an equal partnership with you to be the managing partner, then your managerial domain will have grown to 180 acres, but you will have permanently shrunk by 25% your family's ownership interest in both acreage and crops. Managers who want to expand their domain at the expense of owners might better consider a career in government. So यहाँ पे वॉरेन बफेट जी बेसिकली वापस से शेयर इशू की बात करते हैं, और उन्होंने ये बात बार बार इस लेटर में कही है ताकि हम हमारे दिमाग में घुसा दें। ठीक है, तो इसके बारे में और जानने के लिए और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ मिलता जुलता एग्जाम्पल जानने के लिए चलेंगे सीधा हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 18 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि बेसिकली आप मीन्स कोई भी बिजनेस लेते हो, उसमें अगर जो शेयर्स है वो एडिशनल इश्यू होते तो आपका जो बिज़नेस का जो ओनरशिप है वो श्रिंक हो जाती है। यानी मीन्स अगर आप कोई भी बिज़नेस चालू करते हो और बेसिकली उस बिज़नेस में मीन्स आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो चलाने के लिए आप किसी और को बुलाते हो और बोलते हो कि तू ये बिज़नेस को रन कर, मैं सब पैसा दूंगा तेरे को, और जितना ही प्रॉफिट होगा उसमें 50 मेरा 50 तेरा, और ये बिज़नेस भी आधा तेरा आधा मेरा। तो बेसिकली अगर आप ऐसा करते हो तो मीन्स आपको पता है कि मीन्स पूरा पैसा तो जब आपका गया है तो आपको आधा बिजनेस से क्यों मिल रहा है, आपको पूरा बिजनेस मिलना चाहिए, या फिर बेसिकली बहुत ज़्यादा पार्ट मिलना चाहिए। सो वॉरेन बफेट जी को भी इसी चीज़ से चिढ़ है, वॉरेन बफेट जी को भी इसी चीज़ से बहुत नफरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी ये सीरीज़ यानी 1982 का जो लेटर है उसमें उन्होंने बार बार बोला है, बहुत बार जिक्र किया है कि अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है सो वो बहुत नेगेटिव पॉइंट है। सो इसलिए आज तक वॉरेन बफेट जी के पोर्टफोलियो में मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी कंपनी रहेगी जिसने एडिशनल शेयर इशू किए है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वॉरेन बफेट जी उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि मीन्स आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मीन्स ये चीज़ बहुत ख़राब है। सो अभी वो चीज़ कितनी ख़राब है उसका एग्जांपल देने के लिए वॉरेन बफेट जी आगे कहते हैं कि अगर समझ जाइए आपके पास 120 एकड़ की ज़मीन है। ठीक है, तो 120 एकड़ की ज़मीन है और बाजू में ही आपका जो बाजू वाला है उसके पास भी 60 एकड़ ज़मीन है, बराबर। सो अभी आप अपने बाजू वाले को बोलते हो कि जो तेरी 60 एकड़ की ज़मीन है वो भी मेरी 120 एकड़ की ज़मीन के साथ मर्ज कर दे, और उसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम दोनों आधा आधा कर देंगे। यानी अभी आपके पास तकरीबन कंट्रोल करने के लिए 180 एकड़ ज़मीन हो चुकी है। यानी आप अभी तकरीबन 180 एकड़ ज़मीन पे खेती कर सकते हो, लेकिन आपका जो रियल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 50% हो जाएगा। यानी आपको समझ जाइए एक पूरी ज़मीन यानी जो 180 एकड़ ज़मीन है वो तकरीबन समझ जाइए कुल मिला के 1 टन गेहूँ पैदा करती है, यानी 1 टन गेहूँ उगा सकते हो आप उसमें। सो बेसिकली आपको 50% उसका प्रॉफिट मिलेगा, यानी आपको सिर्फ 500 किलो ही गेहूँ मिलेंगे। सो आपने ज़मीन कितनी दी, आपने ज़मीन 120 एकड़ दी, यानी आपने 120 एकड़ ज़मीन तो दी लेकिन आपको सिर्फ 90 एकड़ ज़मीन का ही फ़ायदा मिल रहा है। यानी 120 और 60 180 हो जाता है, और अगर 180 के 2 भाग करेंगे हम 50-50 इक्वल पार्ट करेंगे तो दोनों के भाग में 90-90 एकड़ का प्रॉफिट आता है। यानी आपके पास पहले 120 एकड़ का प्रॉफिट मिल रहा था लेकिन अभी आपको 90 एकड़ का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी आपका जो 25% जो प्रॉफिट है वो कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि आपको बस बेसिकली ज़्यादा ज़मीन पे खेती करनी थी। ठीक है, तो मीन्स बेसिकली ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है उस कंपनी में वो कम हो जाता है, और साथ ही साथ आपका जो ओनरशिप है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो नए शेयर्स इशू करती है, या फिर बार बार बिना वजह मीन्स कुछ वजह होगी तो ठीक है, चल मीन्स कोई अच्छी बिजनेस सामने मिल रहा है तो इसकी वजह से वो बिजनेस को खरीदने का हम शेयर इशू करें तो बराबर है। लेकिन अगर कोई ऐसी बिजनेस जिसका जो फाइनेंस है वो हमेशा बेकार सिचुएशन में रहता है और वो बार बार कैपिटल रेस करने के लिए शेयर इशू करते हैं, तो बिजनेस बहुत बेकार है। सो ये था लेसन नंबर 18। अभी चलेंगे लेसन नंबर 19 की तरफ। सो मेरे हिसाब से आपको लेसन नंबर 18 समझ में आया होगा। सो जो लेसन नंबर 19 है
उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं रियलाइजेशन बाय बर्कशायर ऑफ सच रिटेन्ड अर्निंग्स थ्रू इम्प्रूव्ड मार्केट वैल्यूएशंस इज सब्जेक्ट टू वेरी सब्सटेंशियल बट indeterminate taxation, and while retained earnings over the years and in aggregate have translated into at least market value for shareholders, the translation has been both extraordinarily uneven among companies and irregular and at unpredictable timing. So यहाँ पे वॉरेन बफेट जी बेसिकली रिटेन अर्निंग्स और वैल्यूएशन की बात करते हैं. सो इसके बारे में जानने के लिए चलेंगे सीधा हमारे कैमरे की तरफ. सो ये जो लेसन नंबर 19 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि हमारे जितने भी रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि अगर मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, यानी मैं एक कंपनी हूँ, अगर मैंने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, सो 100 रुपये में से मैं 20 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को दे दूँगा डिविडेंड के रूप में. बाकी का जो 80 रुपये का प्रॉफिट है वो मैं अपने पास रखूँगा ताकि मैं उससे एक्सपेंशन कर सकूँ या फिर शेयर बाय कर सकूँ या फिर कोई और चीज़ कर सकूँ. सो इसी को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी ऐसा पैसा जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से अपने पास रखा, यानी अपने शेयर होल्डर को नहीं दिया. ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स. सो वॉरेन बफेट कहते हैं, वे कहते हैं कि हमारी कंपनी जितना भी रिटेन्ड अर्निंग्स कमाती है उसका वो इक्वल वैल्यू मार्केट में क्रिएट करती है. यानी वे कहते हैं कि हम जितने भी रिटेन्ड अर्निंग्स कमाते हैं उसको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से कम वो बिजनेस से हमें $1 के सामने $1 मिलता है. यानी ₹1 हमने उसमें इन्वेस्ट किया तो ₹1 हमें मिलेगा और वो ₹1 हमारे जो शेयर का जो प्राइस है उसमें भी हमें देखने मिलता है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, वे कहते हैं कि लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसमें मार्केट का जो टाइमिंग है वो ख़राब चल रहा होता है, फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है जिसके वजह से वो कंपनी की जो ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स और प्राइस की जो वैल्यू है वो मिसमैच हो जाती है. यानी उस कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी खासी होती है, वो रिटेन्ड अर्निंग्स पर अच्छा रिटर्न कमा रही होती है और आने वाले टाइम पे वो रिटेन्ड अर्निंग्स वापस से वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बेसिकली वो लोग और भी अच्छा रिटर्न कमाएंगे. लेकिन बेसिकली उनका जो स्टॉक प्राइस है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का जो ये अर्निंग्स होती है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसको इंडिकेट नहीं कर पाता. सो बेसिकली आपको ऐसे ही जो सिचुएशन होता है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. ये मीन्स जो रिटेन्ड अर्निंग्स का जो प्राइस में, यानी जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर का जो प्राइस होता है उसमें जो दिखना होता है, यानी बेसिकली अगर आपने ₹1 रिटेन किया सो ₹1 आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा. सो ऐसा मीन्स बहुत अनइवन होता है, यानी कब होएगा आपको पता नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए, आपको यहाँ पे करना यही चाहिए कि आपको ऐसी सब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए. अगर आपके सामने कोई ऐसी कंपनी आती है जिसकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है यानी वो हर साल बहुत अच्छी अर्निंग्स रिटेन करती है, यानी अगर उसने ₹100 का प्रॉफिट कमाया सो वो ₹100 में से ₹95 रिटेन करेगी, बाकी का 5% सिर्फ डिविडेंड के रूप में देगी. सो बेसिकली वो ₹95 पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है. लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी यह है कि वो रिटेन्ड अर्निंग्स को अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर रही हो. अगर वो जो मैनेजमेंट है उस कंपनी की वो रिटेन्ड अर्निंग्स को अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, संभाल नहीं पा रही है, उस पर अच्छा रिटर्न नहीं कमा पा रही है, सो बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग का कुछ मतलब होता ही नहीं है और आपको बेसिकली ऐसी कंपनी खरीदनी ही नहीं चाहिए. सभी बेसिकली पता कैसे लगाया जाए कि कौन सी कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और क्या वो अच्छा है या बेकार है. सो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है और उसका लिंक ऊपर आई बटन में रहेगा, आप चाहे तो देख सकते हो. और ठीक है, सो वॉरेन बफेट आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की बात करते हैं. वे कहते हैं कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, अगर उतनी रिटेन्ड अर्निंग्स आपको कंपनी के शेयर प्राइस में दिखते नहीं है तो बेसिकली वो कंपनी का शेयर प्राइस थोड़े टाइम में रिटेन्ड अर्निंग्स के हिसाब से खुद को वापस रीसेट करने वाला है, खुद को वापस से रीबैलेंस करने वाला है, जिसकी वजह से जो रिटेन्ड अर्निंग्स है बेसिकली उस रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर जो रिटर्न्स है वो दोनों चीज़ें ही कंपनी के शेयर प्राइस में हमें देखने मिलेगी. सो बेसिकली आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. और बेसिकली कभी कभी मार्केट सिचुएशन ख़राब चल रही होती है, सो ऐसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 4, 5, 6 साल तक बढ़ता नहीं है. सो आपको इसमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपको तो पता है कि कुल मिला के कंपनी और रिटर्न अर्निंग्स कमाएगी 5-6 साल में और उसने और अच्छे से इन्वेस्ट किया और आपको उस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा. सो कुल मिला के जब भी जो शेयर है उस कंपनी का अगर वो रिटर्न अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करेगा यानी रीबैलेंस होगा, सो बेसिकली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा. ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 19. अभी चलेंगे लेसन नंबर 20 की तरफ. सो मेरे हिसाब से आपको लेसन नंबर 19 समझ में आया होगा. अभी चलेंगे लेसन नंबर 20 की तरफ. सो ये जो लेसन नंबर 20 है उसमें वॉरेन बफेट कहते हैं, वे कहते हैं एज वी लुक एट द मेजर एक्विजिशंस दैट अदर्स मेड ड्यूरिंग 1982 our reaction is not envy but relief that we were non-participants. Pascal's observation seems appropriate. It has struck me that all men's misfortunes spring from the single cause that they are unable to stay quietly in one room. सो अभी वो यहाँ पे मेजर एक्विजिशंस, मर्जर और ये सब चीज़ों की बात करते हैं. सो इसके बारे में और जानने के लिए चलेंगे सीधा हमारे कैमरे की तरफ.
सो ये जो रेस नंबर 20 है उसमें वरुण बफेट जी कहते हैं कि अगर 1982 यानी इस साल में अगर हम बहुत बड़े बड़े एक्विजिशन देखेंगे यानी मेजर एक्विजिशन देखेंगे, सो वो सब एक्विजिशन देख के हमें जलन नहीं होती, हमें ऐसा नहीं लगता कि क्यों हम ऐसा एक्विजिशन नहीं कर पाए, क्यों हम ऐसी कंपनी नहीं खरीद पाए। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन यानी समझ जाए मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, यानी समझ जाए मैं रिलायंस हूँ, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मुझे कोई एक अपना नया बिजनेस चालू करना है। अगर समझ जाइए मेरे को FMCG बिजनेस चालू करना है, सो FMCG बिजनेस चालू करने के लिए मैंने कोई और कंपनी को एक्वायर कर दिया, यानी कोई और कंपनी को खरीद लिया। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मैंने समझ जाइए अमूल को खरीद लिया FMCG बिजनेस में ऑपरेट करने के लिए, और अगर मैंने अमूल को खरीद लिया FMCG बिजनेस में कदम रखने के लिए, सो उसको हम बोलेंगे एक्विजिशन। ठीक है। सो वरुण जी कहते हैं कि हम जब 1982 में ऐसे बड़े बड़े एक्विजिशन देखते, सो उससे हमें जलन बिल्कुल भी नहीं होती, उल्टा उससे हमें सुकून मिलता है कि हमने बेसिकली ये जो एक्विजिशंस थे उसमें हमने पार्ट नहीं दिया। अभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वरुण जी कहते हैं कि ये सब जो एक्विजिशन थे वो सब बहुत महंगे दाम पे हुए थे। यानी अगर जो कंपनी है जिसको हम खरीदने वाले, सो वो जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रही है। और अगर हम हमारे एग्जाम्पल की बात करेंगे, सो यहाँ पे जो रिलायंस है वो अमूल को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे कर रही है, ऐसा वरुण बफेट जी को लगता था 1982 साल में, और बिल्कुल बराबर था। तभी का जो एक्विजिशन थे वो बहुत महंगे हो रहे थे, बहुत महंगी सब कंपनियां बिक रही थी, और बेसिकली वो सब कंपनियां खरीदने के बाद जो एक्वायर कंपनी थी, यानी बेसिकली जो कंपनी थी जो दूसरी कंपनी को खरीद रही है, वो कंपनी को बेसिकली नुकसान ही हुआ। ठीक है। सो वरुण बफेट जी कहते हैं कि अच्छा वो हमने उसमें पार्ट नहीं दिया, और आगे वो जो पास्कल है उसका एक कोट करते हैं। वे कहते हैं कि जो पास्कल जी थे वे कहते हैं कि इंसान की 90% तकलीफ इसलिए खड़ी होती है क्योंकि वो किसी भी एक कमरे में चुपचाप शांति से बैठ नहीं सकता। सो अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अगर मार्केट में पागलपन चल रहा है तो आपको पागलपन को सिर्फ देखना है और बेसिकली पागलपन में पार्ट नहीं करना चाहिए। वरुण बफेट जी कहते हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मार्केट में पागलपन चल रहा रहता है तो हम उस रूम से खड़े होकर भाग जाते हैं। हमें बेसिकली अगर रूम में कंटाला आएगा, जैसा ब्लेस पास्कल कहते हैं कि आपको उस रूम में शांति से बैठना चाहिए, लेकिन आप शांति से नहीं बैठोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सो बेसिकली वरुण बफेट जी उसके सामने कहते हैं कि हमें जब कंटालाने लग जाता है, हमें कुछ करने का जब मन करता है उस रूम में बैठे बैठे, तब हम उस रूम से ही भाग जाते हैं। सो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पागलपन हो रहा है और धीरे धीरे आपके मन में भी ज़्यादा चाह रहा है, आपके मन में भी ऐसा आ रहा है कि मुझे भी यहाँ पे पागलपन करना है, सो बेसिकली आपको उस रूम से बाहर चले जाना चाहिए। यानी आपको बेसिकली तभी के तभी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, एकदम आराम से जाने का और कोई भी रूम में जाने का, रूम में सब लाइट बीट सब बंद कर देने का और शांति से बैठ के सोचने का कि मैंने जन्म क्यों लिया, क्या हो रहा है, ये धरती कैसे बनी, सूरज कैसे बना, चांद कैसे बना। छोड़िए, सॉरी, लेकिन आपको बेसिकली तभी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके पहले आप वो रूम में जाने के पहले एक चीज़ ज़रूर कर देना, आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे आप अगर रूम से बाहर चले जाते हो या फिर कहीं भी चले जाते हो, सो उससे आपको जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की वीडियो होती है वो आपके पास आती रहेगी। ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।